नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई है जिसका नाम रखा गया है अग्निपथ। और अब इस योजना को लेकर बहुत ज्यादा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। सियासी तौर पर भी हो रहा है, सड़क पर जो युवा हैं वो भी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार इसे एक क्रांतिकारी फैसला बता रही है, क्रांतिकारी योजना बता रही है। लेकिन अखिलेश यादव हों, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हों, या फिर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, किस आधार पर खड़े किए जा रहे हैं, सरकार का क्या तर्क है, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। संजीव जी, हमारा जो सवाल भी है कि अग्निपथ से आखिरकार दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, जिसको लेकर हम देख रहे हैं हिंसक घटनाएं भी हो रही हैं और विपक्ष जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो तो एक तरफ है ही। तो राजनीतिक तौर पर सबसे पहली बात कि आखिरकार दिक्कत क्या नजर आ रही है, आपका ओपिनियन क्या है इस पर? प्रख्यात कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, तो उनकी कविता भी है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ अग्निपथ। अग्निपथ बाद में फिल्म भी बनी। हाँ, फिल्म भी बनी, उसका रीमेक भी बना। और मजमून उसमें भी यही था कि मुश्किलें बहुत हैं। तो ऐसा लगता है कि इस योजना में मुश्किलें बहुत हैं, पर मूल जो है इस योजना का पहले वो समझ लें और फिर मुश्किलों का आधार क्या है वो समझ लें। मूल में इस योजना का सबसे अहम जो कह सकते हैं कि पॉइंटर है वो ये है कि हमारी फौज को फाइटिंग फिट करने के लिए उसके एवरेज एज को कम करने का एक ऐसा रिकमेंडेशन है जो कि बहुत तमाम जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के वो उस ज़रूरत को रेखांकित करते रहे हैं। अभी हमारे सैनिकों का की जो एवरेज एज है वो है 32 साल। इस योजना के लागू होने पर वो अमूमन 26 साल के आसपास हो जाती है। जाहिर है कि ये 6 साल सामान्य रूप से तो बहुत हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं पत्रकारिता के प्रोफेशन में, लेकिन फौज में जाहिर है वो मायने रखते हैं। कोई टेबल जॉब कर रहा है तो वो तो अनुभव ही ऐड हुआ। लेकिन अगर आप अपनी फौज को फाइटिंग फिट रखना चाहते हैं तो फिर वो 26 साल की जो एवरेज एज है वो अपने आप में बहुत बढ़िया एज मानी जाती है वर्ल्ड ओवर। दूसरी बात ये है कि हमारा जो बजटरी एलोकेशन है वो अभी वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट है, 6 लाख करोड़ रुपीस का अभी इस वक्त है बजटरी एलोकेशन। ये आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है, पर भारत जैसे विशाल देश के लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं है। बगल में चीन है, 122 लाख करोड़ रुपए वो रक्षा बजट पे खर्च करता है। 6 लाख करोड़ का हमारा बजट जाहिर है बहुत कम है और इसके समुचित इस्तेमाल की ज़रूरत है। अभी क्या होता है, अभी ये होता है कि हर तीसरे वर्ष आपके करीब 60,000 सैनिक रिटायर होते हैं और आप 60,000 सैनिक नए भरते हैं। लेकिन चूंकि सेना में पेंशन की योजना है, 1 रैंक 1 पेंशन लागू भी है, तो एक बड़ा भाग जो इस 6 लाख करोड़ का होता है टुवर्ड्स पेंशन सर्विसिंग चला जाता है। जायज़ है, पेंशन है, सैलरीज देनी है, सैलरीज तो है ही, पेंशन। अच्छा। पेंशन और पेंशन चूंकि हर एक फर्ज है देश का, बिल्कुल, और वो सैनिकों को दिया जाना चाहिए, वो दिया जाता है। पर अगर उसे इस तरह से इस दृष्टि से देखें कि एक बड़ा हिस्सा चला जाता है तो उससे बचने के कौन से उपाय हो सकते हैं। तो इन सब बातों के मद्देनज़र एक ऐसी व्यवस्था लाई गई जिसमें कि एवरेज एज को घटाया जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो बजटरी एलोकेशन है, रक्षा बजट जो है उसका समुचित इस्तेमाल किया जाए, तो उसके लिए ये योजना लाई गई अग्निपथ। और ये अग्निपथ योजना हर साल रिक्रूट करेगी अराउंड 50,000, 45 to 50,000 अग्निवीरों को, जिसमें कि 75% 4 साल की नौकरी के बाद बाहर आ जाते हैं, 25% फिर रेगुलर सैनिक के रूप में फौज में भर्ती हो जाते हैं। यानी कि युवाओं के पास 2 मौके हो जाते हैं। एक मौका अभी इस वक्त जब वो प्रवेश करते हैं सेमीफाइनल देते हैं, और अगर वो बेहतर हैं, टेम्परामेंट है उनके अंदर, जज्बा है, तो वो फिर
फॉर्मल सैनिक के रूप में एनलिस्ट हो जाते हैं। अभी इनके लिए एक सेपरेट रैंक क्रिएशन कर दी गई है, अग्निवीर। तो ये एक संरचना की गई और सालों सोचने के बाद ये रास्ता निकाला गया कि 21 साल की उम्र में जो युवा बाहर आते हैं, 75% युवा जो बाहर आएंगे तो उन्हें एक निधि दी जाएगी और वो निधि करीब 12 लाख रुपए की होगी। तो 21 साल के युवा के पास जेब में 12 लाख रुपए होंगे और उसके पास वोकेशनल सर्टिफिकेट होगा, डिग्री होगी। लेकिन जो 21 साल में, क्योंकि 17.5 से लेकर 21 साल तक जो आवेदक हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो मान लीजिए 21 साल की उम्र है किसी युवा की, उसने वो आया, अग्निवीर बन के आया, 25 साल तक वो रिटायर हो गया। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सवाल यही कर रहे हैं कि 25 साल के बाद उसके लिए सेना का रास्ता तो खत्म हो गया, अब वो अपने लिए आगे क्या सोचेगा, किस तरह से सोचेगा। उसकी एक क्योंकि 25 साल तक जो है एक उम्र भी होती है और धीरे धीरे करके जब वो आगे बढ़ती है तो एक पढ़ाई करने का या फिर तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं वो जो चीज़ें होती हैं वो अब सोचना समझना कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि 25 साल के बाद युवाओं के लिए आगे क्या रहेगा, देखिए उसके लिए कुछ अलग अगर से वो फौज के लायक है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, 25% में आ जाएगा। लेकिन 75% तो अलग हो जाएंगे। 75% अभी भी छटते हैं, अभी भी छांटे जाते हैं ना। फौज में हर एक व्यक्ति जो दौड़ने चला जाता है वो फौज में चुन लिया जाता है, ऐसा तो नहीं है। हर साल ये दौड़ हुआ करती है, पिछले 2 सालों से 3 सालों से ये नहीं हुई है। 2 साल तो उसमें कोरोना के थे, तो छटते तो अभी भी लोग हैं। बहुत से लोग जो काबिल भी हैं वो उस दिन पता नहीं परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, बहुत लोग जज्बा रखते हैं, मेडिकली अनफिट हो जाते हैं और बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके ऊपर छाट दिया जाता है। किसी की नौकनी आ जाती है, किसी का फ्लैट फुट होता है, कोई कलर ब्लाइंड हो जाता है। वो वैसे तो बहुत सामान्य दिखता है पर वो बाहर फिर उस अपनी ज़िंदगी तलाशता है वो, और फिर एक नए तरीके से वो अपने आप को किसी काम में जोड़ता है। देखिए जो भर्तियां हैं वो तो हर साल हो रही हैं ना, वो तो ऐसा नहीं है। आपके पास 2 मौके हो जाते हैं। पहला मौका तब आता है जब आप 100% में आ जाते हैं और वो अग्निवीर आप कहलाते हैं। उसमें से 25% में आना है, वो 4 साल का अवधि है जिसमें आपकी तैयारी होती है, डाइट मिलता है आपको फौज का, और फिर आप वो 25% में आते हैं। तो सेना की जो रिक्रूटमेंट है वो कहाँ रुक रही है? हर साल 12,500 सैनिक लिए जाएंगे, ये तो तय हो गया। अगर परमानेंट को लेकर दिक्कत है, हमारे बजट को लेकर दिक्कत है, तो सोशल मीडिया पे कई कमेंट्स पढ़े मैंने। नेता जो अपनी रईसी पर जो खर्च कर देते हैं, जो उनको इतनी सुरक्षा दी गई है या फिर तमाम तरह से उन पर जो खर्च हो रहा है उसमें कटौती क्यों नहीं की जाती है, उसको लगाइए आप जो सेना का बजट है उसमें लगाइए। अभी भावनाएं भड़की हुई हैं तो इस तरह की बातें कही जाएंगी कि इधर का पैसा उधर लगा दीजिए। हम लोग ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि 3rd लार्जेस्ट डिफेंस बजट है हमारा वर्ल्ड में। हमसे ऊपर केवल चाइना और अमेरिका हैं, और वो कितने बड़े देश हैं इसकी कल्पना कीजिए। और उसके बाद हमारे नीचे ही बाकी दुनिया के सारे 200 देश हैं। तो बहुत पैसे हम अपनी ज़रूरत का लगा रहे हैं रक्षा के ऊपर, और ये बढ़ रहा है। हर साल के बजट में रक्षा बजट बढ़ता है। अब वो किसी इस तरफ के योजना से उस तरफ डाला जाए और सेना की और नेताओं की गाड़ियां ले ली जाएं, और वो ये कितना मतलब इस पूरे जो मसले का एक सरलीकरण और उसको उस तरह से नहीं करना चाहिए। देखिए एक तो ये हो जाता है कि एक वोकेशन वो पाता है 4 साल में, और वो 4 साल पढ़ने के बाद या सीखने के बाद वो जब बाहर आता है तो वो एक कामयाब युवा है। 21-22 साल का लड़का जो आ रहा है उसके पास पैसे हैं, वो घर में दे सकता है, वो पैसे बहनों की शादी में इस्तेमाल कर सकता है, कुछ बीघे ज़मीन खरीद सकता है। उसके अलावा उस पैसे से अपने वो बिजनेस शुरू कर सकता है। इसके अलावा उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो उसे पैरामिलिट्री और पुलिस में जो भर्तियां होती हैं उसमें उसको कामयाबी देगा, उसको एक्स्ट्रा एज देगा, उसके लिए कोटा फिक्स हो जाएगा, वो हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में अग्निवीर के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है, मैं कई बड़े बड़े उद्योगपतियों के ट्वीट्स पढ़ रहा था, तो उन्हें अग्निवीर चाहिए। अभी से उनकी मांग शुरू हो गई, क्योंकि कोई आदमी ट्रेंड 4 साल का भारतीय मिलिट्री के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा ट्रेंड होकर के आया है, तो जाहिर है कि वो सामान्य सिक्योरिटी वालों से बेहतर होगा वो। तो
ऐसा नहीं है कि उसके लिए रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हर युवा जो सुबह हमें गांव में नदी के किनारे, नहर के किनारे बहुत मशक्कत और मेहनत करता हुआ दिख रहा है, वो हर व्यक्ति अंत में फौजी हो जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादातर लोग नहीं हो पा रहे हैं। पर ये सवाल इसलिए ज़्यादा उभर कर सामने आया कि पिछले 3 सालों से देखिए भर्ती नहीं हुई है, और ये गुस्सा लाजमी है। जो गुस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है सड़कों पर, वो लाजमी गुस्सा है, क्योंकि आप जब भर्ती ही नहीं करेंगे, 3 साल से भर्ती नहीं करेंगे, उसके बाद एक नई योजना झटके से ला देंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक टकराव की स्थिति बन गई है। हो सकता है कि समय पूर्व आ गया ये योजना, हो सकता है ये बात योजना के भीतर लिखी जानी चाहिए थी कि जो लड़के 75% बाहर आएंगे 4 साल के बाद, उनकी नियुक्ति के लिए स्टेट पुलिस में और सीएपीएफ में, यानी कि पैरामिलिट्री में अलग से व्यवस्था की जाएगी। हालांकि राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने पर उसमें लिखा क्यों नहीं है? ये तो बात होनी चाहिए ना, ये तो पॉलिसी है ना, डिसीजन, उसमें पॉलिसी में रहना चाहिए। ये बात क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा टाइमिंग को लेकर के और ये जो बात छूटी है, ये बात को जोड़ना पॉलिसी के लेवल पे, ये दोनों एरर हुई हैं। देखिए, ये अगेंस्ट नहीं है। लड़के आज की तारीख में जब 50,000 एक साथ अंदर जाएंगे, उसमें से 12,500 रह जाएंगे, इसमें योजना में गलती नहीं है। इसमें बड़ी तस्वीर है कि भारतीय फौज को भी फायदा हो रहा है। वीके सिंह जी लेकिन इस पे कहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट हो जाने दीजिए। मतलब वो क्योंकि सरकार में है, मंत्री हैं, तो वो इस बात का जिक्र करते हैं कि इस योजना को इम्प्लीमेंट हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे कि क्या होता है। मतलब वो कुछ ज़्यादा आश्वस्त नज़र नहीं आया। हालांकि उनका बैकग्राउंड जिस तरह का था, तो उनको ज़्यादा मुस्तैदी से ये बात कहनी चाहिए थी कि योजना आई है तो अब ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। देखिए, वो तो एनडीए से चुने गए हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त किया, वो जनरल रहे और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे, तो वो उन लोगों का एक अनुभव है और वो बहुत सी चीज़ों को देख रहे हैं। फौज के कैरेक्टर को या फौज में जो चला रहा है, जो सिस्टम, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको बदलना नहीं चाहते हैं बहुत से जो वेटरन्स हैं, जो फौजी हैं, और ये उनकी अपनी सोच है, सही भी हो सकती है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई आप एक्सपेरिमेंटलिज्म इसके तहत कीजिए। 15 साल का अगर सैनिक जाता है तो उसे उसके बाद पेंशन मिलती है, यहाँ पे पेंशन नहीं है। मसला ये नहीं है कि पेंशन उसको देना है, मसला ये है कि एक फाइटिंग फिट आर्मी इंडिया में क्रिएट की जानी है। और वो आर्मी कैसे क्रिएट होती है? हमारे देश में जनरल एनलिस्टमेंट नहीं है, बाकी के कई देशों में, अमेरिका में भी और इजराइल वगैरह में तो एकदम इसेंशियल है कि आप अगर युवा हैं तो आपको फौज में सर्व करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप जनरल जिंदगी में वापस आते हैं, और उस दौरान आपकी पढ़ाई भी होती है। एनडीए में हमारे यहाँ जो लड़के जाते हैं उनको देश के सम्मानित विश्वविद्यालयों से डिग्री दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप फौजी हो गए तो आपकी पढ़ाई बंद हो गई। इसमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस अगर ज़रूरत समझे तो सरकार कर सकती है, पर इस तरह से अगर एक योजना विशेष को धक्का देकर के नीचे गिरा दिया जाएगा तो फिर वो कंसर्न जो हमारा है वो रह जाता है कि हमारी जो फौज है क्या वो बुजुर्ग हो रही है। तो ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं, इनके सवाल को उठाना जायज़ नहीं है। ये जो सवाल उठा रहे हैं ये राजनीतिक तौर पर ही, हम समझे कि राजनीतिक तौर पर ही माइलेज लेने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो युवा हम देख रहे हैं वो एक भटके हुए हैं, उनको बहकाया गया एक तरह से, जिसके बाद वो जो है सड़कों पर इस तरह से आंदोलनरत हैं इस पूरे मामले को लेकर। इनकी आवाज़ को या इनके क्वेश्चंस को सियासत के फ्रेम में देखने की अगर हम कोशिश करें तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। देखिए, किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन में सरकार रिजल्ट यही रहा कि कन्विंस करने में असफल रही, इसीलिए उसे किसान कानून वापस लेने पड़े। बहुत से लोगों ने कहा कि ये अच्छे कानून थे, लेकिन किसान कानून वापस लेने पड़े। इन कानूनों के बगैर किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए जो 3 कानून लाए गए, किसानों को, एक बड़े वर्ग को लगा कि नहीं ये बहुत बुरी है, तो उसे वापस लेना पड़ा किसान। दूसरे आ जाइए मुसलमान, इस देश में नाराज है, सरकार से नाराज है, उसे 3 तलाक नागवार गुजरा, उसके बाद कई गवर्नमेंट के स्टेप्स आए, धारा 370 को हटाया गया तो कश्मीर के मुसलमान नाराज हो गए। अब
इस तरह से बुलडोजर का जो मामला चल निकला है और वो नाराज़गी का विषय हो गया, और ये तमाम जो विषय है, ये मतलब एक मुसलमान समुदाय आज की तारीख में नाराज़ है सरकार से, ये बताने की हमें कोशिशें हो रही है उनके द्वारा। तो ये चलिए, ये हो गया। अब देखिए तीसरा है नौजवान, किसान, मुसलमान, नौजवान। ये अगर तीनों मिला दें आप, तो देश का ये बहुसंख्यक लेकिन आबादी है और ऊर्जा वाली आबादी। लेकिन नौजवान की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग याद करते हैं 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात प्रधानमंत्री ने की, और उसके बाद सत्ता में आए और बड़ी दमदारी के साथ जो है युवाओं ने भी साथ दिया, हर किसी ने साथ दिया, आए। लेकिन ये जो 8 साल का सफ़र हुआ है, कुछ एनालिस्ट इस बात का जिक्र करते हैं कि टोटल मिला लें तो 10 लाख रोजगार भी केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से अर्जित करके नहीं दिए हैं इस देश को। तो अब जिक्र हो रहा है 2 करोड़ से 10 लाख का। तो जब 8 साल में ये 10 लाख नहीं हुए, तो ये 17 महीने में 10 लाख कैसे होंगे, इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहा है। प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया, एक योजना तो ये जिसका जिक्र हुआ, दूसरा ये भी कि 10 लाख नौकरियां हम 17 महीनों में देने वाले हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के तहत ही चीजें चल रही हैं क्या? क्या समझें? कम से कम सियासतदानों की बातें तो पॉलिटिकल माइलेज के तहत हैं कि किसान, मुसलमान और नौजवान अगर ये तीनों नाराज हैं तो फिर सरकार चुनाव कैसे जीतेगी? तो खुश करने की अगर कोशिश राहुल अभी गांधी, से- अखिलेश यादव ये बातें कह रहे हैं तो ये पक्ष उनका, और ये बहुत जायज भी है, वो विपक्ष के नेता हैं और सरकार को उनसे बचना पड़ेगा। अगर सरकार मुश्किल में है तो विपक्ष को यह अधिकार है कि वो सवाल उठाए, और वो उठा रही है। किसानों के सवाल पर जिस तरह से मुखर थे विपक्षी दल, शायद उसकी भी अपनी एक भूमिका थी जब किसान कानून वापस लिए गए। मुसलमान नाराज है ये बोल करके बहुत से राजनीतिक दल आगे आए हैं और उन्होंने कहा है कि बुलडोजर आप चलाते हैं, ये उचित नहीं है चलाना। और शायद उसके बाद हम लोग महसूस भी कर रहे हैं कि थोड़ी शिथिलता आई है बुलडोजर वाली एक्शन में। थोड़ा एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो हुआ है वो मामला, ऐसा नहीं है। अब नौजवान भी है, अब नौजवान भी नाराज है। तो आप बताइए हिमांशु कि इस देश में फिर बचता क्या है? अगर किसान भी आपसे नाराज हो जाए, मुसलमान नाराज हो जाए और नौजवान भी अगर नाराज हो जाए, तो एक बड़ा वर्ग आपसे नाराज हो गया, तो सियासत होगी। इस देश के अंदर सिर्फ वही चीजें होंगी जो पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रही हो, उसी पर काम होगा। क्या अब ये नई सच्चाई है इस देश की? हमेशा से रही है इस हमेशा देश से ऐसा में। ही। हाँ, इस देश में जब से वोट आया, एक व्यक्ति और एक वोट, जो कि बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र बहुत अच्छी बात है, लेकिन तभी से जातिवाद भी बहुत ज़्यादा स्थापित हो गया कि मेरे जाति वाला जो है मैं उसको वोट दूंगा, है ना, ये मेरे जाति का नहीं है तो मैं इसको नहीं दूंगा, ये मेरे धर्म विशेष का है तो मैं दूंगा, ये मेरे धर्म विशेष का नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। तो डेमोक्रेसी के साथ जो इल्स आती हैं वो तो अब एसोसिएटेड होती ही होती तो है। नए दौर की नई राजनीति कही जाती है, उसमें भी ये चीजें इंक्लूड है। ये राजनीति अजीब में नहीं इंक्लूड है। वो राजनीति नए दौर की हो सकती है, पुराने दौर की हो सकती है, लेकिन ये तो राजनीति का, और ये भारत के साथ ही ऐसा तो नहीं है ना। आखिर अमेरिका में ही सही है, जो बहुत विकसित है, वहां भी ब्लैक्स डेमोक्रेट्स के साथ ही हैं। जो माइग्रेंट्स हैं दूसरे देशों से अमेरिका में बसने गए हैं, जैसे इंडियंस, ज्यादातर वो डेमोक्रेट्स के साथ है। रिपब्लिकन्स वहां पर कंजर्वेटिव हैं, जो व्हाइट्स की पार्टी है, व्हाइट जो कि गोरे हैं वहां पर, तो उनकी पार्टी है। तो वहां रेशियल है, हमारे यहाँ कास्ट है, हमारे यहाँ कम्युनलिज्म है, वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट की लड़ाई चलती है, वहाँ पर अमेरिकन नॉन अमेरिकन की लड़ाई चलती है। तो ये हर जगह डेमोक्रेसी डिफाइन इन इस तरह के भावनाओं से होती है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि पूर्व में भी कई बार ऐसा हुआ है कि अच्छी योजनाओं का भी ज़बरदस्त विरोध किया गया है, लेकिन वो चूंकि देश के कामयाबी के लिए जरूरी थी, वो लाई गई। तो मंडल कमीशन को याद करिए, उन्हीं में से एक ये है। मंडल कमीशन को अगर याद करें, आपके सवाल के जवाब से पहले कहूं, मंडल कमीशन में याद है एक बहुसंख्यक आबादी उसके समर्थन में थी, लेकिन एक बड़ी आबादी उसके विरोध में थी। बिल्कुल बिल्कुल। और विरोध इससे बहुत ज्यादा विरोध हुआ था उस वक्त की, भाई नौकरियां क्या 50% अगर नौकरियां चली जाएंगी, सवर्णों का क्या होगा, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी वगैरह वगैरह। उसे लागू किया गया क्योंकि वो स्टेट का एक डिसीजन था, लागू किया गया। उसके फायदे हुए, आज की तारीख में उसके फायदे हुए।
50% ओबीसी आरक्षण और SC/ST आरक्षण मिला करके है, इस देश में आरक्षण है। एफर्मेटिव एक्शन हुआ, उसका फायदा हुआ, नौकरियों में हमें दिखा और समाज के वो कमज़ोर तबके वो आए। इसके बाद अब उसे एडमिशन्स में लागू किया गया, वो एक मजबूत निर्णय था, उसका भी विरोध किया गया था, लेकिन वो जब किया गया, प्रमोशन में लाया गया तो विरोध किया गया उसका। तो हर बार विरोध होता है, फिर सामान्य हो जाती है चीजें। ये भी एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, इस बात को सैद्धांतिक रूप से मानिए। बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं इसका, मुझे लगता है कि एक बार और गौर करने की इनको जरूरत है कि नुकसान क्या है इससे। आप एक पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, ये नुकसान है ना। आप 4 साल के बाद 75% बाहर आ जाएंगे, ये नुकसान है ना। लेकिन फौज बेहतर हो रही है कि नहीं, इस बात पर ध्यान अगर दीजिए। इंडियन आर्मी ज्यादा फिट एंड फाइन हो रही है कि नहीं, इस बात पर अगर ध्यान दीजिए तो आप पाएंगे इसका जवाब हाँ में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये क्लियर करने के लिए आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है और किस चीज़ को लेकर कंसर्न होने की ज़रूरत है। फिट एंड फाइन अगर हमारी सेना हो रही है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और आज की डेट में जब तमाम तरह से हम देख रहे हैं देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो हमारा फिट एंड फाइन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कमेंट करके कि अग्निपथ को लेकर उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, ये सही फैसला है सरकार का या फिर इस पर क्या विचार करने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।